वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी के साथ अपना बातचीत का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं एक आप लोगों की तरह सामान्य लर्नर हूँ। कि आज का जो विषय है वो विषय अपने में बड़ा जटिल विषय है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इम्पार्टिंग इथिकल एंड मोरल वैल्यूज, मूल्यों के बारे में कोई भी चर्चा एक तो अपने आप में जरूर है, और नीतिगत मूल्य जो हैं उन पे हम देखते हैं कि किस तरह से समय समय पर तमाम तरह की चुनौतियां आती रहती हैं। फिर उनकी शिक्षा देना ये तो और भी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन मैं कुछ मुद्दों पे बातचीत करने की चेष्टा करूंगा, और जहां भी आपको ये लगे कि यू हैव ए क्वेश्चन देन यू आर फ्री टू रिवर्ट बैक एंड शेयर योर क्वेश्चन। इसमें जैसे हम ये देखें कि सबसे पहले तो एक समझ से हम लोग समझ से शुरुआत करते हैं कि मूल्य किसे कहते हैं, या वैल्यूज को अगर आप ले लें तो कि व्हाट इज वैल्यू। सिंपल परसेप्शन वैल्यूज का जो हमारे मन में आता है वो बार बार सिर्फ वैल्यू ही आता है कि और भी कुछ आता है, कोई और भी शब्द इसके सिनोनिमस जो आपको लगते हो प्लीज शेयर। नैतिकता तो फिर अलग होगी। वैल्यू संस्कार भी तो अलग हो गया। एथिक्स भी तो आचार हो गया, अलग हो गया। शाब्दिक रूप से वैल्यू का क्या अर्थ है? मूल्य है। और कोई शब्द ऐसे मानदंड मानदंड टू स्टैंडर्ड। इम्पोर्टेंस कुछ नजदीक है, जरूर इम्पोर्टेंस नजदीक है। और कीमत कह सकते हैं। जीवन में जो मूल्यवान कह सकते हैं। धारणीय कस्टम्स हो जाएंगे। धारणीय जी certain beliefs which makes us human. Certain beliefs which makes us human. Beliefs which makes us human. Pattern of behavior. चलिए, अच्छा ऐसा नहीं लगता है कि मूल्य को बहुत सरल तरीके से देखा जाए तो कीमत ही तो है। बहुत सरल तरीका है कि किसी चीज की कीमत आप क्या लगाते हैं, और जिस चीज को आप उपयोगी समझते हैं उसी की तो कीमत लगाते हैं। तो मूल्य का मतलब उपयोगिता से भी नहीं है क्या? आपके लिए किसी चीज की उपयोगिता क्या है, आपके लिए किसी चीज की योग्यता क्या है। जैसे अगर बहुत सरल तरीके से कहें तो कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई किसी देश की सेना में जा करके और बॉर्डर पे सिर कटाने का क्या मतलब, क्यों हम कटाएं? हमारी जिंदगी ऐसी है क्या कि उसकी ये भी कीमत नहीं है कि हम उसको बिना जिए ही जो है कि सर कटा दें। लेकिन कोई ये कह सकता है कि मेरे देश की कीमत इतनी ज्यादा है कि उसके लिए मेरा सर तो कुछ भी नहीं, और उसके लिए तो मैं शहर से अपना सर निछावर कर सकता हूँ। फिर कोई ये कह सकता है कि घर बनाने का क्या फायदा, लेकिन दूसरा आदमी ये कह सकता है कि नहीं, घर के बिना क्या जीवन। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मूलतः वैल्यूज का मतलब है आपकी नीड क्या है, आपकी किसी चीज की उपयोगिता क्या है, और आप किस चीज को वरीयता देते हैं।
जिसको योग्य आप अपने समझेंगे उसी को आप वरीयता देंगे। उसको जैसे मान लीजिए कोई ये भी कह सकता है कि पानी है तो दे सकते हैं, जैसे उसमें ये भी हो सकता है कि हम ये देखें कि मूल्यों को हम अपनी समझ के हिसाब से प्रायोरिटाइज करते हैं। मेरी जो समझ है मैं अपने हिसाब से उसको वरीयता प्रदान करूंगा। तो आम तौर पे जैसे आप ये देखते हैं कि ये बहुत सारे शब्द उपयोग में लाए जाते हैं, लाइक मेरिट। आपने देखा होगा कि पाप, पुण्य, मेरिट, डिमेरिट, ये सब मूल्यों से ही संबंधित है। या फिर जैसे ये शब्द हैं आप देख सकते हैं, दीज आर डिक्शनरी मीनिंग्स, जैसे वर्थ, यूजफुलनेस, यूज, यूटिलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी। जैसे आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, अरे कोई प्रैक्टिकल बात है ये, ही इज वेरी इम्प्रैक्टिकल। जबकि पता लगता है क्या क्या वास्तव में 6 घंटे संस्था में देने चाहिए? अरे क्यों? जब हम पीरियड हमारा है, पढ़ा लिया, काम खत्म हो गया, क्यों दें? आई हैव अदर प्रायोरिटीज। जरूरत क्या है? अब आप ये देखिए कि प्रैक्टिकेबिलिटी, एडवांटेज, मुझे फायदा क्या है, मुझे कोई फायदा है इसका क्या? या डिजायरेबिलिटी, आपकी इच्छा क्या है उसके लिए, आपके प्रेफरेंसेस क्या है उसके लिए। ये सारे के सारे शब्द जो है ये कहीं न कहीं मूल्य से संबंधित है, और ये कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करते हैं कि आपके लिए मूल्यवान क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि तमाम पढ़े हुए लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो आपको सुरती ठोकते हुए मिल जाए, पुकार या पान पराग के पैकेट फाड़ करके खाते हुए मिल जाए। तमाम पढ़े हुए लोग, बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि ड्रग्स और मदिरा का सेवन कौन करता है? जो समृद्ध है वो भी करता है, और जो समृद्ध नहीं है वो भी कर रहा है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप किसको उपयोगी मानते हैं, किसको वरीयता देते हैं, ये पूर्णतः आप पे निर्भर करता है, किसी और पे निर्भर नहीं करता है। तो शब्दों, क्योंकि शब्दों की समझ हमारी होनी चाहिए, शब्दों की समझ से ही हम आगे चल सकते हैं। इम्पार्टिंग तो बहुत दुरूह कार्य है। हम अपने सुधर जाएंगे तब किसी को सुधार पाएंगे ना। दूसरा तो कहेगा कि अरे खुद सुधरे नहीं, हमको सुधारने चल रही। अभी तो लेक्चर देखे गए, अभी देखें बाहर ये कर क्या रहे हैं। दिस इज ए वेरी डिफिकल्ट एरिया। ऐसे जैसे कि इस तरह के विचार कोई नए नहीं है। जैसे भारतीय समाज में भी विचार करते रहे, पश्चिमी समाजों में भी आप ये देखते हैं कि दर्शन के अंतर्गत इसको आप कहते हैं क्या है कि मूल्य मीमांसा, मूल्य पे विचार करना, मूल्य पे विचार करना। और मूल्य मीमांसा के बिना हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, हमारे लिए क्या लाभप्रद है, क्या लाभप्रद नहीं है। जैसे आप ये देखते हैं कि हम ये सभी जानते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, दुनिया में सबसे व्यवस्थित और सबसे मूल्यवान आपको क्या लगता है? जैसे प्रश्न को और स्पेसिफाई कर दूं, क्योंकि अभी एम्बिग्यूटी है। जैसे दुनिया में आपको सबसे व्यवस्थित अभी तक क्या मिला है? टाइम टाइम टाइम। नेचर पूछ नहीं बता रही। मुझे भी ये लगता है कि नेचर इज वेरी सिस्टमेटिक। आई कैन से इट इज एब्सोल्युटली सिस्टमेटिक। आप नेचर की किसी भी चीज को उठा लीजिए और उसकी व्यवस्था को जानने की कोशिश करिए, आप ये पाएंगे कि उसमें स्पष्ट रूप से एक व्यवस्था है, प्रवाह है, और उसके अनुरूप ही वो कार्य करता है। अगर बाहर नहीं देखना चाहते तो अपने को देखिए। आपका दिमाग, आपका शरीर पूरी तरह से एक व्यवस्था के अंतर्गत काम करता है। बिग बैंग थ्योरी पे लोगों को काफी गर्व है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कतई कि इफ यू
do a big bang it is going to create such a systematic nature. It is not at all possible. ये कोई इमोशन नहीं है. आप भी देख सकते हैं कि जैसे व्यक्ति की व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था, प्रकृति के जितने जीव हैं उनकी व्यवस्था, ये संभव ही नहीं है कि किसी एक्सीडेंट के कारण ये हुआ. तो आप ये देखें कि जैसे कि हम किसको मूल्य प्रदान करते हैं. जैसे इसमें ये भी कहा जा सकता है कि विश्व तो है, विश्व जैसा है वैसा ही है, लेकिन क्या हम विश्व को ऐसा जानते हैं जैसा है? यात्रा तो तब शुरू होगी ना कि जो जैसा है आप उसको वैसा जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं. तो ये जानना और जैसा होना और जानने के बीच का गैप अगर खत्म हो जाएगा तो हमारे व्यवहार की प्रक्रिया अपने आप बदल जाएगी. जैसे विश्व जैसा है और मुझे जैसा होना है, ये दोनों का गैप अगर खत्म हो जाएगा, अगर हम विश्व को जैसा है वैसा जान जाएंगे तो चीज़ों को अपने आप स्वमेय ही हम करते चले जाएंगे. इसमें हम ये देखते हैं कि वैल्यूज में ये भी होती है कि आप क्या इच्छा करते हैं, आप किसको प्रेफरेंस देते हैं और किसको चुनते हैं. दिस इज द बेसिक्स ऑफ वैल्यूज एंड द चूजिंग वैल्यूज. क्या आप किसकी इच्छा करते हैं, किसको आप प्रेफरेंस देते हैं और किसको चुनते हैं. शब्द ही देखा आपने वैल्यू, ये वैल्यू को इन तीनों शब्दों से सटीकता से आप समझ सकते हैं. इच्छा से ही उपयोगिता है. जिसकी इच्छा करेंगे वही आपको उपयोगी लगेगा, और जिसको जितनी प्रबलता के साथ जिसकी इच्छा करेंगे आप उसको उतनी ही प्रबलता के साथ क्या करेंगे, चुन लेंगे, उसी को चुनेंगे आप. तो ये तीनों शब्द जो हैं, डिजायरिंग, प्रेफरिंग एंड चूजिंग, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो मूल्य मीमांसा के अंतर्गत हम ये भी विचार करते हैं कि वह आधार क्या है जिस आधार पे हम किसी चीज का चुनाव करें, तो किसी चीज को उपयोगी माने. तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में हु इज द रियल एक्टर. जैसे आपने देखा होगा कि हम हर चीज में समाज को दोष देते हैं, हम हर चीज में व्यवस्था को दोष देते हैं, हम हर चीज में परिस्थिति को दोष देते हैं. लेकिन उस पूरी व्यवस्था में अगर आप विचार करें तो मूल कार्यकर्ता कौन है? स्वयं व्यक्ति है. स्वयं व्यक्ति है और व्यक्ति से हट करके किसी और चीज पर अपने होने का जो है वो कोई चीज मत देना या उसको आरूढ़ कर देना, ये ठीक नहीं है. तो ये स्वीकार्यता सबसे पहले ये होनी चाहिए कि मैं जो हूं मैं अपने ही कारण हूं. अब जैसे इसमें ये देख सकते हैं कि थ्योरीज तो बहुत सारी वैल्यूज के हैं. मैं यहीं पे आपको ऐड करना चाहूंगा कि हम सभी तो चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो. जीवन का एकमेव लक्ष्य क्या है? जैसे अभी कहा कि सबसे व्यवस्थित चीज क्या है, तो जीवन का एकमेव लक्ष्य क्या है? अच्छा जीवन यापन करना, और अच्छे जीवन में सुख शांति समाहित है ना. तो सुख शांति समाहित है, और इसमें आपने देखा है कि तमाम डेफिनेशंस हैं जो कि वेलबींग की डेफिनेशंस आजकल हैं. लेकिन हमारे मनीषियों ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि अच्छा जीवन जीना है तो बड़ा सरल तरीका है. क्या तरीका है? पुरुषार्थ करिए. अच्छा जीवन जीना है तो क्या करिए? पुरुषार्थ करिए. और पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ आप जो चाहे वो करिए. पुरुषार्थ का मतलब यही है कि आप जो चाहे वो करिए और जो करिए उसके लिए भरिए. और पुरुषार्थ में आप ये देखेंगे जैसे बहुत साफ तरीके से कहा गया, यू हैव गॉट ए फ्री विल. जैसे वैल्यूज का जो क्रक्स है वो ये है कि प्रकृति ने हर एक को पूरी स्वतंत्रता दी है. ये श्री अरविंद ने भी इस पर बड़ा गहन विचार किया है. उन्होंने कहा है कि यू आर फ्री एंड यू हैव बीन गिवन ए विल. आपको इच्छा दी गई है और अपनी इच्छा का आपको क्या करना है? उपयोग करना है. अब इच्छा का उपयोग कैसे करना है
ये आप जानिए कैसे करना है। तो इसके अंतर्गत आप ये देखते हैं कि लोगों ने बहुत सरलता से ये बात कही कि हर एक व्यक्ति के पास इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति करना है। तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए अर्थ की जरूरत है, बिना श्रम की अर्थ आपको मिलने वाला नहीं। तो अर्थ की व्यवस्था और काम की व्यवस्था, तो पुरुषार्थ को हम ये भी कहते हैं कि पुरुषार्थ आर द वैल्यूज which enable you to fulfill your desires. They are the ways as to decide how you can fulfill your desires in a balanced manner. और इनके अंतर्गत अगर आप ये देखें तो ये जो पुरुषार्थ हैं जिनको कि हम कहते हैं कि अर्थ और काम, ये अर्थ और काम जो है दे आर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। अर्थ इज द बेसिक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। अब आप ये देखिए अर्थ के पीछे भी क्या है, अर्थ के पीछे भी आपकी विल ही है। आप क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, क्या पाएंगे, क्या उपजाएंगे, ये सब आपको तय करना है। तो अर्थ तो मूल रूप से इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है बिकॉज दिस इज यूटिलाइज्ड फॉर अचीविंग एनीथिंग एल्स एंड एवरीथिंग एल्स। Hence, earth and calm in the Indian tradition they have been considered as what? They are the basic values. They are the lower order पुरुषार्थ। हर व्यक्ति को ये करना ही करना है। लेकिन इसके अंतर्गत ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि आपको क्या है, अच्छा जीवन यापन करना है। तो अच्छा जीवन यापन करने के लिए क्या आवश्यक है? एक बैलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और भारतीय मनुष्यों ने या भारतीय चिंतकों ने ये बताया कि हमारे समाज को अगर अच्छा होना है तो अच्छा होने के लिए ये जरूरी है कि आप धर्म करें और धर्म को धारण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करें। अगर आप धर्म नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अर्थ और काम है वो अनियंत्रित होता चला जाएगा। आपने देखा होगा कि इंक्रीमेंट हमको कितना भी मिले, हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है क्या, या बढ़नी चाहिए या नहीं? What ought to be? अगर हमको इंक्रीमेंट मिल रहा है तो वर्क एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए? प्रोफिशिएंसी बढ़नी चाहिए और ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, है ना? टीचर्स से जब ये कह दिया जाता है कि क्या आपके यहाँ से कोई जर्नल निकलती है, क्या आपने हाल में कोई पब्लिकेशन किया है, क्या हाल में आपने अपने यहाँ कोई सेमिनार कराई है, कोई पैनल डिस्कशन कराए हैं, तो टीचर्स नाराज क्यों हो जाते हैं? और जब पूछ दिया जाता है कि आपने क्या कराया है इसको लिख करके दे दीजिए, तो इसमें बुराई क्या है क्या बुराई? यू आर गिविंग योर अकाउंट्स। आखिर अगर किसी को आप 100 रुपया देते हैं तो आप पूछते हैं ना उससे कि 100 रुपये भाई कहाँ कहाँ खर्चा किए आपने, और अगर आपने नहीं पूछा तो 100 रुपये कहीं भी खर्चा करके आ जाएगा और आउटपुट उसका हो सकता है मिसलीडिंग हो। तो आप ये देखें जैसे कि ये चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से वीव्ड हैं और इनको आप जैसे जैसे विचार करेंगे, अब जैसे आप ये देखें कि इन जैसे तो ये चार जो है अच्छा जीवन करने के लिए हमको ये चार बातें कही गई। यू कैन क्वेरी एनीथिंग व्हेनेवर यू लाइक, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म और मोक्ष क्या है? दे आर हायर ऑर्डर वैल्यूज, और मोक्ष को तो परम पुरुषार्थ कहा गया है। दिस इज द अटमोस्ट गोल which you have to achieve। अटमोस्ट गोल क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है कि अल्टीमेटली if you want to have permanent pleasure, आपने देखा होगा कि पति पत्नी से खुश नाखुश, कलीग से खुश नाखुश, कब खुश हो जाएगा कब नाखुश हो जाएगा, बच्चे माता पिता से खुश नाखुश कब हो जाएंगे पता नहीं, पड़ोसी कब खुश नाखुश हो जाएगा पता नहीं। तो ये प्लेजर क्या परमानेंट होगा? बट इज देयर एनी परमानेंट प्लेजर? कैन यू थिंक ऑफ दैट? कैन यू थिंक ऑफ सच स्टेट? वो स्टेट हमारे चिंतकों ने बहुत साफ तरीके से कहा, यस इट इज फिजिबल एंड पॉसिबल। और इसीलिए तो आपके यहाँ जो है कि बनाए गए हैं कि जैसे जैसे एजिंग होती जाए वैसे वैसे आप संन्यास की तरफ अगर आप जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर जिंदगी भर चाबी पकड़ के रखिए तो आखिरी समय में चाबी कैसे देंगे? चाबी हैंडओवर करना तो टफ है। अरे हमारा हेड एंड डी नहीं देता है,
हमारे ऑफिस का कर्मी नहीं देता है, जो कुर्सी पकड़ लेता है इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स चैम्बर्स नहीं देते हैं, और रिटायर्ड ही नहीं जो एक्टिव है वो भी नहीं देते हैं। जिसने पकड़ लिया ये आपका भ्रम है कि आपका कलीग आपको दे देगा, है ना। सोसाइटी इज बिकमिंग मोर कंज्यूमरिस्टिक, और जब मोर कंज्यूमरिज्म हो रहा है तो विल एनीबॉडी हैंड ओवर यू एनीथिंग? नो, द पॉसिबिलिटी ऑफ बुल चीटा संबंध इज मोर एंड मोर इंक्रीजिंग, इट इज नॉट डिक्रीजिंग। तो अच्छा जीवन यापन करने के लिए आप ये देखें कि मनुष्यों ने इस पे बड़ा गहन विचार किया और उसको इस तरह से कहा। इसी तरह से जैसे आप ये देखें कि पश्चिमी ढांचों में भी इस तरह के बहुत सारे विचार हैं, जिसमें कि प्रयोजनवादी विचार है, आदर्शवादी विचार है, या आप देखते हैं कि अस्तित्ववादी विचार है, और इन विचारों में जो मूल यथार्थ है उसकी संकल्पना की गई है, और हम जीवन कैसे यापन करें इसकी संकल्पना की गई है। आप ये देख सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, सभी सिद्धांतों के अनुरूप जीवन धारण करने के और जीवन यापन करने के अपने अपने तरीके हैं। अब आपको तो अपने लिए चुनना होगा कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। अब जैसे देखिए, लेट मी टेल यू वन, जैसे अगर मैं ये कहता हूं धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। जैसे व्यक्ति को ये 10 चीजें धारण करनी चाहिए। अब इस पे किसी को कोई कंट्रोवर्सी हो तो यू आर फ्री टू रेज ए क्वेश्चन। जैसे क्या अपनी जिंदगी में आप पेशेंस रखना नहीं चाहेंगे? और स्वामी विवेकानंद ने तो कहा यू शुड हैव इनफाइनाइट पेशेंस, इनफाइनाइट पेशेंस की बात की है। इसी तरह से क्षमा की बात करते हैं, फॉरगिवनेस, या तो आप अपना सिर तोड़ लो, अपना हित कर लो, या तो फिर क्षमा कर लो। तो आप अपना अहित करके किसी पे क्रोध करना चाहेंगे क्या? इसी प्रकार से दम है, सेल्फ कंट्रोल। जैसे आपके समस्त जो सेंसेस हैं, उन सेंसेस का तो नियंत्रण आपको करना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा। आप नहीं सीखेंगे तो समय सिखा देगा, और समय नहीं सिखा पाया तो आपका शरीर सिखा देगा, लेकिन कंट्रोल तो आपको करना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे देखें, अस्तेय, नॉट हैव रेस्पेक्ट फॉर अदर्स प्रॉपर्टी। जैसे जानबूझ करके किसी का चीज आपने बिना बताए ले लिया, ठीक तो नहीं है। जिसकी भी चीज लें, जिसके विचार लें, हम तो एकेडमिक्स में कहते हैं ना कि रेफरेंस प्रॉपर करो भाई, कोटेशंस प्रॉपर करो भाई, ये जरूरी है ना। तो आप ये देख सकते हैं, अस्तेय है, शौच, प्योरिटी, प्योरिटी भी जरूरी है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्योरिटी, इंद्रिय निग्रह, प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, विद्या, फिलोसॉफिक विजडम, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अक्रोध, एब्सेंस ऑफ एंगर। ये सारी की सारी चीजें इररेस्पेक्टिव ऑफ, मैडम को थोड़ा सा गर्म पानी अगर पिलवा सके तो पिलवा दीजिए। इज इट देयर? नहीं तो कुछ और भी चाहिए, कुछ लौंग या इलायची। इट इज देयर? नो नो नो, ये तो जो है देखिए अवस्था जनित और एनवायरमेंट इंड्यूस प्रॉब्लम्स हैं, और इसको कब पकड़ लेगा कोई नहीं जानता। यू हैव टू फाइंड इट एंड एक्सप्लोर इट आल्सो। तो यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा था, धर्म को आप दूसरे शब्दों में राइचुअसनेस भी कहते हैं, बट इट इज नॉट राइचुअसनेस। राइचुअसनेस तो सिंपली सदाचार है या वर्चूज है। सद्गुण को ही आप राइचुअसनेस कहते हैं। धर्म इज एंटायरली डिफरेंट। सद्गुण अच्छे हैं, लेकिन धर्म जो है तो ये एसेंशियल है, आपको धारण करना ही इसको पड़ेगा। अगर आप धारण नहीं करेंगे तो डेविएशंस धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह से वर्चूज के बारे में अगर कहा जाता है तो हम किस तरह से इसको सोचते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भारतीय शास्त्र में कुछ कहा गया तो अरे ये तो ऐसे ही उपदेश देते रहे, और किसी वेस्टर्न आर्टिकल में आ गया तो आप कहेंगे क्या है, अरे इट हैज कम इन दिस आर्टिकल। तो ये विभिन्न तरह के डिस्क्रिमिनेशंस हमारी थॉट के पैटर्न्स हैं, और किस तरह का विचार या दृष्टि हम रखते हैं, ये सद्गुण या धर्म या सदाचार, ये सब चीजें इन चीजों से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से जैसे आप ये देखें कि हम सभी कहते हैं कि कुछ चीजें जो हैं
वो समस्यात्मक हैं, दे आर वाइसेस, या उनको कई बार जो है कि गलत भी कहा गया है। जैसे काम है, काम से मतलब यहाँ पे लस्ट, फिर क्रोध है, लोभ है, मद, मोह, मात्सर्य या जेलसी जिसको आप कहते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है कि आप ये देखेंगे कि दे आर बैरियर्स इन योर लाइफ एंड दे क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर योर पॉजिटिव डेवलपमेंट इन लाइफ। तो हम ये मात्र इनकी चर्चा इसलिए कर रहे थे कि इसमें हमको तो चुनना है कि हम किसको चुनें और किसको छोड़ दें। ये निर्णय पूर्णतया हमारे पास है। तो अपनी इच्छा से ही हमको तय करना है कि हम किसको प्रिफर करते हैं, किसको वैल्यू करते हैं और किसको चुनते हैं। उसकी समझ बनाना, उसको मूल्य प्रदान करना और उसको चुनना। इथिक्स नामक जो शब्द है आपने देखा, ये वैल्यूज की हम लोग बात कर रहे हैं। इथिक्स जो है मूल रूप से आप ये देखते हैं कि जहां भी 4, 6 लोग, 10 लोग, 20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जब कोई समुदाय बन जाता है या जब कोई समाज बन जाता है, तो समाज अपने अच्छे संचालन के लिए कुछ नियमों को तय कर लेता है। कहने का तात्पर्य है कि देखिए, अब व्यक्ति से हट करके कहां आ गया? समाज में आ गया। तो जब समाज में आप आ गए तो समाज में बहुत सारी चीजें अब आप स्वयं निर्णय नहीं करेंगे, लेकिन किसको चूज करेंगे ये आप पे ही निर्भर करेगा। ये देखिए डिफरेंशिएटिंग, जैसे समाज की मान्यताएं समाज तय करेगा, लेकिन आप किसको प्रिफर करेंगे और किसको चुनेंगे ये आपको तय करना है। तो अगेन हियर it is the person himself or herself who has to decide his or her preference। ये पक्की बात है। तो यहाँ पे देखें कि इथिक्स जो है वो सामूहिक जीवन यापन करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो नॉर्म्स हैं उसका संचालन करता है। और इसके अंतर्गत भी हम ये देखते हैं कि जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि हम कंसीडर करते हैं। अब आपने ये देखा कि आपने शब्द सुना होगा मोर्स। अभी किसी ने कहा था कि रीति रिवाज, तो जो रीति रिवाज बन गए वो रीति रिवाज ऐसे तो बने नहीं। जैसे लोग एक साथ मिले, लोगों ने सोचा कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी अर्थनीति के लिए और हमारी सामूहिकता के लिए कुछ निश्चित नियम हैं जो जरूरी हैं, जो निश्चित तौर तरीके हैं वो जरूरी हैं और उनका हमको पालन करना चाहिए। और यहाँ हम ये देख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ सोशल लिविंग इटसेल्फ promoted you, rather it also forced you to devise your own norms of living in a society। और वहां पे आप ये देखते हैं जैसे ये शब्द हैं रूल्स, रोल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लेजिटिमेशंस एंड सोशल कंट्रोल। ये चीजें अपने आप उत्पन्न हुई जो कि समाज ने ही अपने लिए तय किया कि ये नियम होंगे, ये भूमिकाएं होंगी और ये सामाजिक संस्थाएं होंगी। जैसे आपने देखा कि सामाजिक संस्थाएं बन गई, जिन संस्थाओं में धर्म खुद संस्था है। उसके अलावा जैसे आप ये देखते हैं कि परिवार एक संस्था है, विवाह एक संस्था है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जाति भी एक संस्था है। उसके अंतर्गत आप ये देखते हैं कि शिक्षा, आर्ट एंड अम्यूजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब के सब क्या है? ये सब की सब संस्थाएं। और इन संस्थाओं के अंतर्गत रहते हुए इन संस्थाओं के नियमों का आपको पालन करना पड़ता है। तो इथिक्स भी आपको ये बताता है कि व्हाट इज योर चीफ गोल व्हेन यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, व्हेन यू आर लिविंग इन अ फैमिली, व्हेन यू आर लिविंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, देन व्हाट इज द चीफ गोल एंड व्हाट शुड बी माय चीफ गोल एंड व्हाट शुड बी द एक्टिविटी व्हिच विल लीड मी टू माय प्लेजर। तो ऐसी चीजों का चुनाव, ऐसे कृत्यों का चुनाव हम वहां से करते हैं। और इसके द्वारा हम ये देखते हैं कि इन नियमों के द्वारा हम करना क्या चाहते हैं? फुलेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट। परिवार क्यों बनाए? परिवार इसलिए है कि आपका श्रेष्ठतम विकास हो। आज भी दुनिया में परिवार से बेहतर कोई संस्था नहीं है आपके श्रेष्ठतम संतुलित विकास के लिए। यह समाज क्यों है? समाज इसलिए है कि आपका भी श्रेष्ठतम विकास हो और आपका लाभ भी समाज को श्रेष्ठतम तरीके से
मिले। तो हम ये देखते हैं कि इन सभी गतिविधियों में मूलतः जो उद्देश्य है वो एक उद्देश्य है अच्छे समाज का निर्माण करना, अच्छे व्यक्ति का निर्माण करना, उसका श्रेष्ठतम विकास सुनिश्चित करना। नाउ देयर कैन बी अनदर कैटेगरी ऑफ पीपल जिसमें आप ये देखते हैं दे आर स्केप्टिकल अबाउट एवरीथिंग, वो संदेहवादी रहते हैं। क्या सही है क्या सही नहीं, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं चल पा रहा है अभी कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को भी तो चुनना पड़ता है। आप संदेहवादी भले हो, संदेह करें आप, लेकिन चुनना तो आपको पड़ेगा। और जब तक ये संदेह आपका बना रहेगा तब तक आप कंफ्यूजन की स्टेट में रहेंगे। क्या? आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे। और कोई भी व्यक्ति अगर भ्रम की स्थिति में है, ऐसे में वो किसी भी चीज को चुनने के लिए बाध्य हो सकता है जो उसके लिए हानिकारक भी हो सकती है और एक्सीडेंटली जो है लाभदायक भी हो सकती है। लेकिन आप ये देख सकते हैं जब एक्सप्लोर करते करते आप आगे बढ़ते हैं तो कई बार आपको लगता है डिलेमास में आप आ जाते हैं कि मैं करूं या मैं ना करूं। यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू। और डिलेमा में भी आप जब रहते हैं तब भी आप निर्णय ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो वैल्यू जजमेंट्स करने के संदर्भ में यह है कि अगर आप वैल्यू जजमेंट कर लेते हैं देन यू विल बी एबल टू प्रेफर, आप ये निर्णय ले पाएंगे कि दिस इज वैल्यूएबल फॉर यू और दिस इज नॉट वैल्यूएबल फॉर यू। और इसके अंतर्गत जैसे आप ये देखते हैं कि बहुत सारे और नियम काम करते हैं, जैसे डियोंटोलॉजी जिसको कहते हैं हम साइंस ऑफ ड्यूटी, कि मैं पिता हूं तो मेरा ये कर्तव्य है, मैं माता हूं तो मेरा ये कर्तव्य है, मैं भाई हूं तो ये कर्तव्य है, बहन हूं तो ये कर्तव्य है, मैं एक प्रोफेशनल हूं तो ये कर्तव्य है। तो व्हाट इज डियोंटोलॉजी? डियोंटोलॉजी इज अल्टीमेटली द साइंस ऑफ ड्यूटी। तो कर्तव्यों के गुण, जैसे आपने कहा ना कि हमको सामाजिक ऋणों से उऋण होना है, तो सामाजिक ऋणों से उऋण होने के लिए आपको समाज में बहुत सारे कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा ना, जिसमें आप कहते हैं कि ऋषि ऋण या देव ऋण या पितृ ऋण, इनों से मुक्त होना पड़ेगा ना। तो इस तरह से दिस इज योर ड्यूटी, यू हैव टू डू इट। दूसरा है कि टेलियोलॉजी जिसको आप कहते हैं, इट इज साइंस ऑफ एंड्स और कॉन्सिक्वेंसेस। कि इसके अंतर्गत आप ये देखते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका अंत क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 2 लेक्चर्स स्किप कर दिए और नियम यह है कि आपको 95% लेक्चर्स अटेंड करने हैं, तो क्या होगा? तब आप कहें कि अरे छोड़ूं कि ना छोड़ूं, नहीं, नियम है नहीं छोड़ दूंगा तो फिर मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, होता है कि नहीं? तो टेलियोलॉजी यू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। और तीसरा जो होता है वो वर्चू इथिक्स होता है। आप ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत आपका चाहे कार्यस्थल हो या आपका सामाजिक जीवन हो, वहाँ अपने आप ही आप ये तय करते हैं कि हम कैसे चीजों को चुनें और कैसे न चुनें। अब जैसे आगे की बात ये आती है कि आप लोग 5:30 को नहीं देख रहे, कुछ लोग तो देख रहे हैं, ठीक है, स्वाभाविक है, सुबह से जब लगे हुए हैं तो देखना पड़ेगा, है ना? चलिए, लेकिन मुझे मिला है तो मुझे भी तो देखना पड़ेगा। इसमें जैसे आप ये देखते हैं, ये चीजें तो हम लोगों ने अभी तक बात की जो क्या है कॉन्सेप्चुअल। अब आप ये बताइए कि हाउ शुड बी इम्पार्ट इथिकल एंड मोरल वैल्यूज। अब वैल्यूज की तो क्लैरिटी हो गई, इथिक्स की भी क्लैरिटी हो गई, हाउ कैन वी इम्पार्ट? Can we impart? This is the first question. Can we impart these values to anyone else? Or not? सोशलाइजेशन के प्रोसेस से किया जा सकता है। सोशलाइजेशन के प्रोसेस से किया जा सकता है। कहने का मतलब कि if you train somebody, then it can be done. लीडिंग बाय एग्जाम्पल भी हो सकता है फैमिली में, कि आप अपने व्यवहार में वो वैल्यूज लाइए तो बच्चा ऑटोमेटिकली देख के सीखेगा। अच्छा, ये मैडम ये आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एंड सर यू आर सिटिंग एट द बैक, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज I'm able to understand only a part of what you are saying. Your Okay, it is okay. so high that I'm not able to. It is so high. Yes. No, it is
it is on so much ground that you are not able to look down. Probably, sir. I'm not. Sir, Yes. we have some queries. Yeah. Like terminologies like Purusharth. Yeah. So is it a gender neutral word or what exactly that means? Because we normally relate it with Purush. I will answer it. Any other query? No. I think that Purusharth means you have to prescribe your duty. It is related to the what is the I will answer it. I will answer it. We have already discussed it. I will answer it. Then I will revert back to what she said. Okay. मैंने कल आपसे एक बात कही कि मूल रूप से शब्द अगर अपनी यथार्थ समझ आपके अंदर नहीं बना पाते हैं तो शब्द क्या करते हैं, विस्फोट कर देते हैं आपके अंदर। विस्फोट कैसे करते हैं? आपके अंदर कोलाहल उत्पन्न करते हैं, दिमाग खराब हो जाए, माइंड इज डिस्टर्ब, यू आर स्ट्रेस्ड एंड यू विल बी स्ट्रेस्ड, नोबडी एल्स। ऐसा है कि ये स्त्री और पुरुष ने तो दिमाग खराब कर रखा है, बिकॉज you are not able to differentiate and think properly in a balanced manner. If there is a student in my class, he is not Stri and Purush, he is a student in my class, and that I will have to look into. अब जैसे आप ये देखें, ज्ञान की परंपरा में ये स्त्री और पुरुष का भेद यहाँ कहाँ आया है? पुरुषार्थ का तात्पर्य यह है कि अपनी इच्छाओं को नियमित करने के लिए आप जो श्रेष्ठ तरीके अपनाते हैं उसको एक टर्म दिया गया पुरुषार्थ। पुरुषार्थ को अगर आप अंग्रेजी के समकक्ष करना चाहें, देखिए वर्ड्स आर ऑलवेज कल्चर स्पेसिफिक। वर्ड ऑफ वन कल्चर इज यूजुअली अनपैरेलल्ड। मैडम बताएंगे कि पुरुषार्थ क्या है एंड यू विल आंसर हिज क्वेश्चन, both of you. His question. क्या उनका सवाल है, याद है ना? जेंडर न्यूट्रल वर्ड है and the ability to take initiative for doing whatever you think is right, it is known as Purusharth. लेकिन सर लिटरल मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग अगर आप देखा जाए मैडम लोग बताएंगे पुरुष से ही क्यों स्टार्ट है वर्ड? क्या लिटरल मीनिंग क्या है? उसके लिए दूसरा कोई समकक्ष अच्छा शब्द बताइए। वो तो हम पूछ ही रहे हैं। नहीं, जैसे मैं भी पूछता हूँ आपसे, जैसे कि अंग्रेजी में जूठन का एक शब्द बता दीजिए। Is it attribute consciousness? Can you tell? You cannot tell. I told you that words are always culture specific. और कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये कहा जाए, the societies which are 500 years old, 1000 years old, such societies had lesser words in their vocabulary. The older societies have more words in their vocabulary, and it is obvious. Moreover, if you want to explore it why and why particular words are there, then you will have to explore it yourself, then only it can be valuable at your end. However, I can only say that this Purusharth, if you want to equate, although I said it is not equal, then this Purusharth is vigor of doing a thing. Rigor of doing a thing. If you want to understand it, you can understand that way. Alright? ऐसे जैसे ऐसा है कि दो शब्द आते हैं, अनुसूया करना और छिद्रान्वेषण करना। जैसे अगर हम अनुसूया करें तो उसका मतलब होता है किसी गुणी चीज में दोष नहीं देखना चाहिए। अगर मूल रूप से आप ये कहें कि स्त्री और पुरुष क्यों कहा गया है, तो मनुष्य कहने चाहिए हम। क्यों हमने ये डिफरेंशिएट कर रखा है, स्त्री और पुरुष, मनुष्य जा रहा है, कहते हैं कि नहीं हम? तो स्त्री और पुरुष क्यों कह रखा है? हम कहते हैं कि ये बेटा बेटी जा रहे हैं, तो हम इनको क्यों बेटा बेटी कहते हैं? इनको क्यों नहीं कहते हैं बेटा ही जा रहा है, या बेटी जा रही है तो उसको ये क्यों नहीं कह देते हैं कि ये बेटा जा रहा है? कहते हैं क्या? तो देखिए ऐसा है कि शब्दों के साथ छलावा मत करिए, और शब्दों के साथ खिलवाड़ और छलावा आप तब तक करते रहेंगे जब तक शब्दों के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आप पहुंच करके उनके अर्थ को नहीं निकालें।
वो चाहे ईसाइयत हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, या जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, या हमारे जीवन यापन का कोई और लोकतांत्रिक तरीका, शब्दों के अर्थ तक और उनकी उत्पत्ति तक हमको क्या करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ इज बेसिकली द विगर एंड रिगर ऑफ हैंडलिंग योर डिजायर्स, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट दैट वे। अब क्यों शब्द आया ये जानने के लिए तो गेट इन टच and you explore and discuss, then only I can conclude. A teacher never and never tells you the meaning. You have to explore it, because you will never believe a thing what is being told by other. वास्तविकता यही है, आप कभी नहीं, आपका कलीग, आपका एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी कहता है, जब तक आपकी समझ न क्लियर हो जाए, you are not ready to accept. But to answer you, it is vigor and rigor of handling your desire, and these four are different ways of handling your desires in the best possible way. All right, so you please look into that. What she was telling, that there are two things. Socialization is one thing, and another thing she was telling is role model. If you have a role model, हम कहते हैं ना कि राष्ट्रपति तो बहुत हुए, लेकिन कलाम साहब जैसा कोई नहीं हुआ, ही इज ए रोल मॉडल, कहते हैं कि नहीं? या आप परिवार में भी कहते हैं कि इनकी तरह नहीं हुआ, या आप खानदान में भी कहते हैं कि इनकी तरह कोई नहीं हुआ, या आप अपनी संस्कृति में भी कहते हैं कि इनकी तरह कोई नहीं हुआ। तो ऐसे में रोल मॉडल्स इथिकल और मोरल वैल्यूज के लिए क्या करते हैं? दे हेल्प यू टू impart this education. This is thing. What else? देखिए, हमें अपनी कक्षाओं में कुछ सवालों को विद्यार्थियों को देना चाहिए, और उन सवालों को उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, और जब वो एक्सप्लोर करेंगे तो उस एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस में दे विल काउंटर मेनी डिफिकल्टीज, मेनी चैलेंजेस, एंड दे विल काउंटर क्वेश्चन। उन क्वेश्चंस को हम हैंडल करते हुए अगर सही उत्तर दे पाते हैं तो निश्चित रूप से हम इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अब इसमें जैसे आप ये देखें कि आमतौर पे जो प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें, बिकॉज टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट। ओके, बेसिकली वी हैव सेड दैट वैल्यूज रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। Values reflect the quality of life, and there are certain steps which are for quality life, for imparting education, and for well-being also. What are these steps? First step is value awareness. Let everybody decide what is valuable for himself. और इसमें क्या है कि your making the understanding of the student is very important. जैसे शब्द का अर्थ की बात बार बार कही जा रही है, अगर शब्द और वाक्य को वो नहीं समझ पाएगा तो निश्चित रूप से उसको ब्लाइंड इमिटेशन अगर करता रहेगा तो वो समस्यात्मक हो सकता है। तो ऐसे में आप उसको वैल्यू अवेयरनेस करवाइए, इंटरेक्ट करिए, और वैल्यू अवेयरनेस के बेस्ट तरीके क्या हैं कि गेट इन डायलॉग विद द स्टूडेंट्स, प्रोवाइड देम लिटरेचर, गिव देम सोर्सेस, आस्क देम टू डू द सर्टेन असाइनमेंट, let them explore, work in groups, discuss on the issues. ये सारे के सारे तरीके क्या हैं? ये value awareness के तरीके हैं। Basically, he must learn to communicate. Unless he knows how to communicate, he will not be aware about certain concepts. तो conceptual clarity होनी जरूरी है। It starts from information. The other day I told you that if you look at the basics of knowledge, it starts from information. So value awareness is the first step. Now what is the second step? Even after comprehending it, if he is not able to or she is not able to appraise that or affirm that, उसको स्वीकार अगर वो नहीं कर पाता है, तो अगर स्वीकार ही नहीं कर पाएगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? और स्वीकार अगर वो नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब कि वो उसको समझ नहीं पाया है, और ऐसे में क्या है कि उसको पीछे जाना पड़ेगा। We have to again interact, you have to again work out a
strategy. जैसे what is strategy and method? Basically, method is the way of handling. All the ways which you try for handling, they are methods. And strategy is the particular way you use for a particular student. So that is strategy. So in that case, you will have to handle the student specifically, individually. मैंने ये कहा था कि पिछले उसमें हमारी पद्धति में जो है वो 1-to-1 एजुकेशन को अप्रिशिएट किया गया। अभी मॉडर्न सिस्टम में भी आप आके कहाँ रुक गए हैं कि 1-to-1 एजुकेशन चाहिए। हर आदमी को इंडिविजुअली आपको हैंडल करना पड़ेगा। ऑनलाइन मैकेनिज्म हो, ऑफलाइन मैकेनिज्म्स हो, कोई भी मैकेनिज्म्स हो या इनफॉर्मल मैकेनिज्म्स हो, सभी में आपको क्या है इंडिविजुअल हैंडलिंग करनी पड़ेगी। एंड लेट द पर्सन अप्रेज द वैल्यू एंड क्लैरिफाई। अप्रेजल मीन्स क्लैरिफिकेशन। इफ ही हैज क्लैरिफिकेशन then he will appraise it. Then third step, this third step is value selection. If you are able to appraise it, then obviously you will select it. हम लोगों ने कहा ना कि desiring, preferring and choosing. Desiring, preferring and choosing. So selection of value is very important. Third step will be the value selection. And what after value selection? Once you have selected a thing, then is it sufficient or not? Let me ask you. Behind you. Yes, please. What were the steps we are talking? We were talking about some steps. ये कैमरामैन है सर। ये आप पार्टिसिपेंट दोनों लोग नहीं? नहीं, ये लोग वो चलिए तो ये लोग फोटो खींच कर। अच्छा फोटो तो खींच लिया हम लोग, अब कितना खींचेंगे? लेकिन ये कहा गया होगा कि आखिर तक बैठे रहिए। चलिए ठीक, लेकिन आप भी सुनते रहिए ना, हम लोग ऐसा कुछ विष का प्याला नहीं बेच रहे, तो आप सुनते रहिए। तो आप यहाँ देखें कि वैल्यू सिलेक्शन क्या है। वैल्यू सिलेक्शन अगर आपने एक बार कर लिया, जैसे स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है कि अगर अपने मन को आपने एक बार साध लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगली बार फिर वही काम कर पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मन को बार बार साधना पड़ेगा। एवरी टाइम यू विल हैव टू। आपको क्या लगता है चाणक्य ने अपनी चोटी ऐसे थोड़ी बांधी थी? वो हर दिन उसको याद दिलाता था कि मुझे क्या करना है ना? तो ये वैल्यू सिलेक्शन कर लेना सफिशिएंट नहीं है। वंस इफ ए पर्सन हैज सेलेक्टेड इट, इट इज नॉट सफिशिएंट। देन व्हाट विल बी द फोर्थ step? Value commitment and strengthening. Value commitment and strengthening. You have selected once, but are you doing it regularly? जैसे ये सिंपली आप ये देखिए, क्यों किसी एडमिनिस्ट्रेटर को ये बार बार कहना पड़ेगा कि आप टाइम से आइए? क्यों किसी को ये कहना पड़ेगा कि आप टाइम से क्लास में जाइए? क्यों आप खुद नहीं तय कर पाते हैं कि दिन में मैं कितना समय अपनी संस्था को देता हूँ? तो यूजीसी गाइडलाइन तो बहुत स्पष्ट है। इथिकल गाइडलाइंस जो यूजीसी की है वो साफ है कि आप 5 to 6 hours you should give in your institutions. टीचर एजुकेशन में भी है कि एटलीस्ट यू शुड गिव 5 to 6 hours in your institution. तो ऐसे में 6 घंटे नहीं तो 4 घंटे भी हम देते हैं कि नहीं देते हैं? और should you be forced by penalization or not? So you are selecting things for yourself. So value selection and strengthening. Selection means strengthening. Choosing time and again without any force. ये अपने आप हो रहा है स्वमेव। जैसे अगर आपने अग्नि की उड़ान पढ़ी है, कितने लोग? वेरी नाइस। और किसने? सबको पढ़ना चाहिए ना, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर। तो उसमें जो है कि आपने एक शब्द आया है, पढ़िएगा, मैं बताऊंगा नहीं। प्रवाह क्या होता है? प्रवाह क्या होता है? और ये प्रवाह ऐसी चीज होती है जिसमें आप करिश्मा कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना लोगों को हाय तौबा करते हुए, अरे इतने दिन तो बचे हैं, क्या कर पाऊंगा इसमें? 5 ही तो मिनट बचे हैं, इसमें क्या कर पाऊंगा? परीक्षा में भी होता है ना, अरे 3 ही तो मिनट बचे हैं, आप क्या करो? तो ऐसा क्या है कि हाउ बेस्ट यू कैन यूटिलाइज योर टाइम, how best you can choose and how best you can give. It is an automatic process. If it is an automatic process and you have developed it,
to energize yourself. That is basically value commitment and strengthening. And last point in this is frequent reaffirmation to value action. Frequent reaffirmation to value action. उस क्रिया को करने के लिए आपको बार बार वही मन को याद दिलाना, आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, वो शपथ लेनी पड़ेगी। हर साल तो हम लोग कई सारी शपथ लेते हैं, तो हर साल लेनी पड़ेगी, तभी हम उन चीज़ों का चुनाव कर सकते हैं। इसको अगर सरल तरीके से हिंदी में भी कहें आप तो ये कह सकते हैं कि ज्ञान मनन चिंतन, जैसे चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, उस पर मनन करना पड़ेगा, उस पर चिंतन करना पड़ेगा, और तब तो उसके ऊपर आप कोई ज्ञान के प्रति प्रतिक्रिया दे पाएंगे। तो ज्ञान मनन और चिंतन बहुत जरूरी है। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो भाव और श्रद्धा। आपने कहा ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा है वही ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इट मीन्स योर फीलिंग, योर एटीट्यूड, योर पर्सपेक्टिव, योर माइंडसेट। ये जो शब्द आते हैं आपके, योर मेंटल डिस्पोजिशन रादर यू कैन से, जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी, आप उस पर चिंतन नहीं करेंगे, योर मेंटल डिस्पोजिशन विल नॉट बी इन ए राइट डायरेक्शन। एंड देन लास्ट पार्ट इज कर्म और एक्शन, क्रिया जो आप करते हैं। तो बच्चों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप ये देख सकते हैं कि इसमें हम ये भी देखते हैं कि कई बार ये भी प्रश्न होता है कि क्या ईश्वर है या नहीं, क्या मूल्य अपने आप प्रवाहित होते हैं, क्या कोई ऐसा है जिसमें कि सारे के सारे मूल्य निहित हैं, और अगर सारे के सारे मूल्य निहित हैं तो स्वमेव उनका प्रवाह होना चाहिए। क्या होता है, या मूल्यों को विकसित या आरोपित करने के लिए किसी फोर्स की जरूरत होती है। एंड इन एजुकेशन वी से दैट डू वी नीड एनी एडिशनल एफर्ट टू डेवलप वैल्यूज। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं, और इसलिए तमाम तरह की चीजें जो है हमारे मन में आती रहती हैं। एक अपनी तरफ से आखिरी बात कहते हुए मैं एक कहानी आपको सुना देता हूँ उपनिषद की। हो सकता है आपने सुनी हो तो चेक कर दीजिएगा, 5 मिनट बच जाएगा। वो कहानी ये है कि एक बार जो है कि गुरुजी कई दिनों तक अपनी कक्षाएं नहीं ली। कक्षाएं का मतलब गुरुकुल की बात है, उपनिषदों में ये कहानी है कि गुरुजी ने बहुत दिनों तक कक्षाएं नहीं ली, क्लासेस। द टीचर अंग्रेजी बोलते रहते हैं, नहीं ठीक है, दोनों मिक्स बोल देते हैं। In gurukuls were located in forests, and ultimately it was for a long time that teacher had never taken classes. And there are pet students. आप देखते हैं ना, कुछ जो है गुरुजी के चेले होते हैं, विशेष चेले, फेवरेट। उस समय भी थे, उस समय भी थे क्या, जब से सृष्टि है तब से आपने भी बनाए होंगे, और बनाए आपने नहीं होंगे तो भी बच्चे समझते हो कि ये इनके चेले हैं, है ना। आपने नहीं बनाया है फिर भी समझते हैं। सो ये देखें, दिस इज ऑब्वियस। सम पीपल आर इन क्लोज टच विद द टीचर, और दे आर मोर फ्री विद टू इंटरेक्ट विद द टीचर। तो ऐसे में क्या था कि बच्चों के अंदर बहुत दिनों से बात चल रही थी। उन्होंने बताया कि भाई गुरुजी ने तो बहुत दिनों से क्लास ही नहीं ली है। तो शिष्य क्या करते हैं, संवाद करता होते हैं, नारद जी की भूमिका में भी रहते हैं। तो ऐसे में जो है कि उन्होंने क्या किया, उस बच्चे ने जाके गुरुजी से कहा, दैट पर्टिकुलर बॉय कम्युनिकेटेड विद हिज टीचर। व्हाट ही सेड दैट, सर या गुरुजी, द स्टूडेंट्स आर सेइंग that you have not taken classes since। देखिए वो ये नहीं कह रहा कि आपने क्लास नहीं लिया है, कह रहा the students are saying that you have not taken classes for many days। तो उन्होंने कहा कि is it like that? देखिए एक मैच्योर आदमी डायरेक्ट उत्तर तो देता नहीं है ना, और
सही भी है, डायरेक्ट उत्तर हमेशा नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा इज इट लाइक दैट? बोला कि हाँ ऐसा तो है, दिस इज लाइक दैट। उन्होंने बोला वेल टुमारो यू आस्क एवरीबॉडी टू गैदर beneath the tree. There was a big banyan tree in that campus, and everybody gathered next morning. सब लोग इकट्ठा हुए पेड़ के पास, तो चारों तरफ सन्नाटा एकदम। उन्होंने कहा कि I have heard that I have not delivered any lectures since many days. Is it true? कहाँ ऐसे में कोई जवाब देता है? मौन ही जवाब होता है। और ऐसे में सब लोग समझ जाते हैं कि भाई यथार्थ है ये। ओके, one of you stand up. He called one of them, and then he asked him, go at the root of the tree, and you find if there is any fruit lying over there. He went there, पेड़ के पास वो गया, और वो वहां से एक जो है फल उठा करके ले आया। अब उन्होंने कहा कि just you break it. उसने उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उन्होंने पूछा what do you see? बोला सर there is a small seed in it. There is a small seed in it. वो बरगद का पेड़ था। It was a banyan tree. तो उसमें उन्होंने तोड़ा तो it was a small seed over there. Now he asked, you break this small seed. He broke that small seed. And again he asked, what do you see now? अब इसमें क्या देखते हो? उसने बोला कि गुरुजी I cannot see anything. इसमें तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। वो बोले कि ओके, what you are not seeing or what you are not able to see, the product of that thing is this banyan tree. This large banyan tree is the product or output of that small part which you are not able to see. So knowledge is like that, and environment is like that. Environment teaches you so much. Gurukul, environment of Gurukuls was like that. That whole environment taught you so many things. During the Gurukuls, people were said that you go to the forest and come back when the number of cows is 400 or 500 or 200. And when they came back, they came with the variety of knowledge. स्वामी विवेकानंद की वेदांत भी पढ़े। आप ये देखते हैं कि आज बहुत सारी पद्धतियां हम पढ़ते हैं। इंटरेक्टिव मेथड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये सब यही सारी चीजें हैं। तो आपको इंस्टीट्यूशनल इथॉस जिसको आप कहते हैं, आपने देखा होगा कि नैक ने बड़ी गाइडलाइंस बनाई हुई है। देयर आर 7 पॉइंट्स, और वास्तव में उन 7 पॉइंट्स पे, 7 गाइडलाइंस पे अगर हमने किसी संस्था में अच्छा काम किया है तो वो संस्था अलग दिखती है, और उस संस्था का पूरा इथॉस अलग होता है। तो ऐसे में imparting ethical and moral values also requires developing appropriate ethos in the institution, in the society, or at any place wherever you live. That is all from my side. If there are any queries you wanted to ask me, कुछ कह रही थी शायद आप बातचीत में गए जी। जैसे values बोला ये उपयोगिता है, और उपयोगिता जनरेट होती है नीड से। क्या ये वैल्यूज अकॉर्डिंग टू हमारी नीड फॉर्म होती है, और वैल्यूज केवल अच्छी वैल्यूज के लिए, जैसे कि हम ये टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं कि खराब वैल्यूज भी हो सकती है, क्योंकि जो नीड होती है हर व्यक्ति का अलग अलग। कोई स्वार्थी व्यक्ति अपने तरीके से सोचेगा, उसकी उपयोगिताएं कुछ अलग होता है। एक अच्छा व्यक्ति, निस्वार्थ व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है। अच्छी वैल्यूज जिनको कहते हैं, जीवन मूल्य जब हम कहते हैं वो अच्छी वैल्यूज के लिए कहते हैं। ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है कि उपयोगिता के पीछे नीड है, दूसरी वैल्यूज। I think madam will answer. Yes, sitting at the last. Yes, you will answer. Did you hear her? No sir, I can't. You could not hear. No sir. Okay. Sir, हम She was saying that. सर आप हिंदी में बोल सकते हैं। I cannot understand the very strong specific word. Okay. ये मैडम का ये कहना था कि ये जो मूल्य हैं उसको उपयोगिता कहा गया। तो ये मूल्य क्या कुछ नकारात्मक भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं क्या?
या होते हैं क्या? क्लैरिफाई इट दिस। सर एक चीज जो उपयोगिता है वो नीड्स से जनरेट है। हाँ, सेकंड वाज उपयोगिता क्या हमारी आवश्यकता से जनरेट होती है, ये कहा। Yes sir, I agree sir. You agree? Okay, she agrees what you said, but I do not agree. Yes. सर एक्चुअली क्या होता है जो अभी आपने सर कहा ना कि कुछ नॉर्म्स ऐसे होते हैं जो सोसाइटी अपने बैलेंस करने के लिए बनाती है और उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। तो जो हमारी नीड्स होती हैं ऑटोमेटिकली हम वही नीड्स करते हैं जो कि सोसाइटी के रनिंग के लिए कंपलसरी होती है। जनरली हम वही नीड्स करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम ऐसे नीड्स नहीं करेंगे तो जो मैडम गैर मूल्य की बात करें, गलत मूल्य की बात करें, वो इमर्ज हो जाएगा। गैर मूल्य हो गया ना, मूल्य जो मैडम वो निगेटिव मूल्य से अलग चला जाता है, वो निगेटिव मूल्य हो गए। उस मूल्य को सोसाइटी फिर एक नॉर्म बनाती है जिसको कि दंड कहते हैं, जो औपचारिक और अनौपचारिक हो जाते हैं। तो जैसा दुत्ती ने सोशल फैक्ट्स की बात करी थी, सेम चीज आकर के रुकती है। मूल्य वो होते हैं जो समाज के संतुलन के लिए व्यक्ति उनको समाज से ही अडॉप्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। नहीं, मैं थोड़ा इससे डिफर करता हूँ। Maybe I differ with him also. देखिए इसमें एक चीज है, what is the root of values? What is the root of values? I told you in the beginning that desires are the root of values. आपकी इच्छा ही मूल्यों की मूल उत्पत्ति का कारण है। और इच्छा जो होती है हमारी, जैसे इस मैंने शुरू में ही आपसे एक सवाल जो किया था कि सबसे व्यवस्थित कौन है? प्रकृति है। और प्रकृति के पास वह सब कुछ है कि आपसे वही कराना चाहेगी जिसके लिए वो बनी हुई, वही कराना चाहेगी। अब इसके लिए देखिए आपके उत्तर को, अपने उत्तर को एक्सप्लोर करने के लिए पंचकोशी यात्रा करनी पड़ेगी। मैंने कहा बताया था, मतलब 5 मील आप चलिए या मत चलिए, पंचकोश क्या है इसको जानिए। जैसे बहुत सरल सवाल है, मुझे लगता है कि आप सभी चाहते हैं कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सब स्वीकार करते हैं कि कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस, कुछ योग होना चाहिए या नहीं। देयर इज नो डिफरेंस ना। तो नीड यहाँ पे क्या है और डिजायर क्या है? हम चाहते हैं कि 100 वर्ष तक युवा दिखें, चाहते हैं ना, लेकिन रोज फास्ट फूड खाएंगे तो दिखेंगे क्या? तो देखिए आवश्यकताओं, जैसे मैंने कहा ना, फर्स्ट पॉइंट इज वैल्यू अवेयरनेस। और अगर वैल्यू अवेयरनेस का मतलब यू नो व्हाट इज व्हाट, नोइंग द मीनिंग इज इंपॉर्टेंट। वंस यू नो द मीनिंग यू आर एबल टू प्रोसीड इन अ राइट डायरेक्शन। Sir, in that case, है ना? will not those values keep changing from time to time? Very nice, very nice. If you have to maintain your body, let me know what are the essentials. Good food, good water, good air. What is definition of this good food, good water, good air? Beauty and hygiene. Peaceful mind. See, मेरा उत्तर थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने आपसे कहा इसेंशियल थिंग्स। अब जैसे आप ये देखें कि WHO ने एक डेफिनेशन दे दी, 2600 कैलोरीज होनी चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? दिन भर हमको बैठे रहना है तो हमारी उतनी कैलोरी होगी, जो फिजिकल वर्क करेगा उतनी कैलोरी होगी। देखिए फिजिकल फिटनेस के लिए, मिनिमम फिजिकल फिटनेस के लिए किसी भी व्यक्ति में जो इसेंशियल्स हैं वो तो सभी को करने पड़ेंगे ना। और उसके इसेंशियल के अलावा आपकी इंडिविजुअलिटी है, जो कि आपके ही पूर्ववर्ती कृत्यों का परिणाम है। मे बी जेनेटिक, मे बी नेचुरल, मे बी योर प्रीवियस डीड्स, व्हाटएवर इट इज, यू हैव टू एक्सप्लोर इट। तात्पर्य क्या है कि इफ यू थिंक ऑफ फिजिकल फिटनेस यू विल रिक्वायर सर्टेन कॉमन बेसिक्स व्हिच आर गुड फॉर अस। और उसमें देखिए, इसलिए योग को अभी तक सबसे श्रेष्ठतम माना जा रहा है कि योग क्या करता है। ये PS and I इसमें अगर आप ये देखते हैं तो जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो सोसाइटी है और जो इंडिविजुअल है, इन तीनों को हार्मोनाइज करता है, इंटीग्रेट करता है। आप ये देखें कि बहुत स्पष्ट रूप से कहा ना कि यम नियम धारण करिए। यम नियम के बाद क्या कहा गया है?
तब कहा गया है ना कि आसन की बात की गई है ना, प्रत्याहार की बात की गई है, धारणा ध्यान और समाधि की बात की गई है। तो ये ग्रेडेशन क्यों है? पता लगा कि रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं और रोज झूठ बोल रहे हैं, अपनी बेसिक ड्यूटीज भी नहीं कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, विल यू बी फिट, यू विल बी स्ट्रेस्ड। तो ऐसे में देखिए ये स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को इसकी समझ बनानी पड़ेगी। व्हाट इज गुड इज एसेंशियली गुड फॉर ऑल। जैसे झूठ बोलना जो है ये इट इज नॉट करेक्ट फॉर एनीबॉडी। टू बी ऑनेस्ट, पूरा इस्लाम ही जो है उसी पे टिका हुआ है ना। आप ये देखिए इस्लाम का मतलब क्या है? ईमान ले आना होता है ना। तो जिसको ईमान आएगा तो झूठ बोलेगा क्या? देखिए उन्होंने बोल दिया नो सर, उन्होंने पढ़ा है ना, she has read। तो ऐसे में जो है मुस्लिम को उसको कहा गया है ना जिसमें ईमान हो, और काफिर उसी को कहा गया ना जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। There are so many। तो जैसे ऐसे ही आप ये देखें कि जो क्रिश्चियनिटी भी है, भगवत गीता भी है, इवन जितने थिंकर्स भी हैं, बहुत साफ है कि जो आपके लिए निर्माणकारी है वो मूल्य, जो आपके लिए विध्वंसकारी है वो मूल्य हो ही नहीं सकता है। यस प्लीज। इन दोनों में सर इम्पोर्टेंट कौन? दोनों एथिक और वैल्यू। वेरी करेक्ट। आपके शरीर और मस्तिष्क में महत्वपूर्ण ये अलग कर दिया जाए। These are all integral things. You cannot think in seconds. है ना? आप भगवत गीता पढ़ लीजिए, पूरे उत्तर मिल जाएगा। ठीक? Thank you so much, sir. We'll meet again tomorrow by 9:30. Thank you all once again.